गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं की अध्याय यूनिट 3 का पहला चैप्टर है कोशिका। कोशिका कोशिका से अर्थ क्या है? कोशिका का अर्थ क्या होता है? कोशिका अर्थात कोष्ठ। कोशिका अर्थात कोष्ठ है ना। हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? कोष्ठ होगा। सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चाहे जीव एक कोशिकीय हो, चाहे जीव बहुकोशिकीय हो। एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है और बहुकोशिकीय जीवों का शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस तरह किसी दीवार की रचना जो है एक एक ईंट से मिलकर होती है, उसी तरह से हमारे शरीर की रचना जो है वो कई कोशिकाओं से मिलकर हुई है। तो कोशिका को इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। मतलब जिससे हमारे शरीर की रचना हुई है उसको हम क्या कहेंगे? संरचनात्मक इकाई कहेंगे। और कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं कोशिकाओं में पाई जाती हैं, सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जो हमारे जीवन से संबंधित हैं, इसलिए उनको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा गया है। तो कोशिका को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव क्या है? जिनमें जीवन के संबंधित सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। आप कक्षा 10वीं 9वीं में पढ़ चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। तो ये सारे जैव प्रक्रम जैसे कि शोषण है, पोषण है, श्वसन है, जनन है आदि समस्त प्रक्रियाएं जो एक जीव में पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। ठीक है। अब सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होंगे या फिर बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब उनका जीव शरीर जो है वो एक कोशिका से बना होता है। बहुकोशिकीय मतलब उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, माने बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उनका शरीर बना होता है। ठीक है। उसके बाद कोशिका की परिभाषा देख लीजिए। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का अर्थ क्या हुआ? कि जिससे हमारे शरीर की रचना हुई है कोशिकाओं से, इसलिए इसे कहेंगे संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक इसलिए कि उसी कोशिका के भीतर जीवन संबंधी सारी प्रक्रियाएं संपादित होती हैं, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक इकाई कहेंगे। कोशिका विज्ञान क्या कहेंगे? जिस विज्ञान के अंतर्गत, है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है या कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी कहा जाता है या साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसको लिख लीजिए आप लोग, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहा जाता है। सेल एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ काइटोस होता है और काइटोस का अर्थ जो होता है वो कोष्ठ से होता है। सेल नाम दिया था सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जैनसन के द्वारा आविष्कार किए गए माइक्रोस्कोप को वो परिष्कृत कर रहे थे और उसमें सुधार कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कॉर्क को सेक्शन काट कर उस माइक्रोस्कोप से देखा या सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उसमें क्या दिखा? कॉर्क क्या है? पेड़ के छाल से बना हुआ मृत कोशिकाओं का होता है कॉर्क। तो कॉर्क को काट कर जब उन्होंने देखा, छोटे छोटे कोष्ठ उसमें दिखाई पड़े, छोटे छोटे इस तरह की संरचना, उनको कोष्ठनुमा संरचना दिखाई पड़ी इस तरह से। तो इन अलग अलग जो भित्तियों से घिरी हुई खाली स्थानों को उन्होंने क्या कहा? सेल नाम दिया। तो इस तरह से कोशिका की पहली खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन आप चूंकि 11वीं में है, इसको थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे कि जीवित कोशिका नहीं देखे थे वो, उन्होंने क्या देखा था? मृत कोशिकाओं को देखा था। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को सबसे पहले कहाँ पर देखा था? कॉर्क की कोशिकाओं में देखा था। उसके बाद सन 1675 ईस्वी में देखिए एंटोनी वॉन लिवेनहॉफ ने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कोशिकाओं में, है ना, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का अध्ययन जब कर रहे थे, उन्होंने देखा, उनको जीवित कोशिका के रूप में देखा। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को पहली बार किसने देखा? एंटोनी वॉन लिवेनहॉफ ने देखा जीवित कोशिका के रूप में, और उसको उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल नाम दिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1861 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की कि इन सेल नुमा संरचना में कोशिकाओं के अंदर में केंद्र में एक पदार्थ पाया जाता है, केंद्रक। उसकी संरचना उनकी खोज की 1861 में। केंद्रक की खोज उन्होंने की रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। और उसके बाद 1840 में पुरकुंजे ने उन कोशिकाओं के अंदर दानेदार द्रव्य पदार्थ, अर्ध तरल द्रव के रूप में पदार्थ देखा, उसको उसमें छोटे छोटे दाने उन्होंने देखा, दानेदार पदार्थ देखा, और उसको नाम दिया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म।
मतलब कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। हिंदी में इसे जीव द्रव्य कहेंगे, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इसके बाद पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया, और उसके बाद पुरकिंजे के बाद हक्सले ने उसी प्रोटोप्लाज्म को कहा कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार कहा। किसने कहा जीवन का भौतिक आधार? ये आप लोग नोट कर लीजिए, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सले ने। हक्सले ने कहा प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार। हक्सले ने क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा? जीव द्रव्य को। और जीव द्रव्य क्या है? कोशिकाओं के भीतर पाया जाने वाला जो द्रव्य है उसको क्या कहेंगे? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो हक्सले ने उनको जीवन का भौतिक आधार कहा। तो ये हो गया कोशिका की हिस्ट्री या इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी जो जरूरी है आप लोग को जाननी चाहिए। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 में जर्मन साइंटिस्ट एम.जे. स्लाइडेन। किसने दिया था? 1838 में जर्मन साइंटिस्ट एम.जे. स्लाइडेन, और 1839 में थियोडोर स्वान। इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था, कोशिका सिद्धांत को। तो 1838 में एम.जे. स्लाइडेन जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था, और उन्होंने ये कहा था कि सभी पादपों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और बाहर में एक मोटी भित्ति होती है उन कोशिकाओं में। ये बात कही थी उन्होंने। उसके बाद 1839 में थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और बताया कि बाहर में एक पतली झिल्ली होती है, मोटी झिल्ली नहीं होती है। अब दोनों ने मिलकर, फिर दोनों एक ही समय के साइंटिस्ट थे, लगभग आसपास के 1838 और 1839, माने 1838 और 1839 आसपास के ही थे एक साथ के। तो इसलिए दोनों ने मिलकर एक फिर संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और उन्होंने कहा कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। ये बात उन्होंने कही, लेकिन वो ये नहीं कह पाए कि ये कोशिकाएं निर्मित कैसे होती हैं, कहाँ से बनती हैं कोशिकाएं। कोशिकाओं से बना हुआ शरीर है, लेकिन कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है ये बात वो स्पष्ट नहीं कर पाए। बाद में सन 1855 में रुडोल्फ विर्काउ ने 1855 में ये बात कही कि कोशिकाएं जो होती हैं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से निर्मित होती हैं। कोशिका कहाँ से आती है? नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से आती है। और उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा ओमनिस ई सेलुला। ग्रीक में इसका अर्थ होता है कि पूर्व स्थित कोशिकाओं से सेल का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। तो उन्होंने क्या परिभाषा दिया इसको? इस प्रश्न में पूछता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, कि ओमनिस ई सेलुला किसने दिया? तो किसने दिया? सन 1855 में रुडोल्फ विर्काउ ने। किस संबंध में दिया? कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। ये बात किसने कहा? ओमनिस ई सेलुला, रुडोल्फ विर्काउ ने कहा। और फिर तीनों वैज्ञानिकों के सार गर्भित बात को कोशिका सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया, सेल थ्योरी के नाम से। और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सेल थ्योरी क्या है, किसने दिया था। या तो कभी ऑब्जेक्टिव में इनका नाम पूछा जा सकता है, या सेल थ्योरी को ही पूछा जा सकता है। तो सेल थ्योरी में 4 पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, देख लीजिए अच्छे से, एक एक करके डील करते हैं। सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों के बने होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जीव चाहे एक कोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, सभी जीव चाहे प्लांट हो, माने पादप या जंतु, जीव के अंतर्गत क्या आएंगे? पादप और जंतु दोनों आएंगे। तो सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। पहला तो वो बने होते हैं इसके कोशिका और उसके उत्पादों के। दूसरा क्या है? जीवों के शरीर की संरचनात्मक, मतलब शरीर की रचना ही कोशिका से हुई है, और क्रियात्मक मतलब शरीर की जीवन संबंधी सारी प्रक्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया? कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तीसरा बात ये कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। किसने कहा था ये बात? रुडोल्फ विर्काउ ने कहा था ओमनिस ई सेलुला में, है ना। तो सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। चौथी बात ये कही गई थी कि जीवों में संपन्न होने वाले सभी जैविक कार्य उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाले जैविक क्रियाओं के कारण होती हैं। तो ये हो गया कोशिका सिद्धांत।
इसको 4 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और उसके बाद आते हैं हम कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो कोशिकाएं, एक तो कोशिकाएं जो होती हैं, सेल थ्योरी का महत्व देख लेते हैं कि कोशिका के सिद्धांत का महत्व क्या है। तो क्या महत्व होगा कि इससे हमको कोशिका थ्योरी से या सेल थ्योरी से ये पता चलता है कि सभी जीवों की, चाहे पादप हो या जंतु, उनके शरीर की रचना एक ही समान तरीके से हुई है। और किससे हुई है? कोशिका से। इस बात का पता चलता है। दूसरी बात ये पता चलता है, इसका महत्व, सेल थ्योरी के महत्व में आपको लिखना है कि सभी जीवों का शरीर एक समान कोशिकाओं से मिलकर बना है। इस बात का पता कोशिका सिद्धांत से चलता है। और दूसरा बात क्या पता चलता है कि सारे जीवों के शरीर की क्रियात्मक संरचनाएं जो होती जैविक प्रक्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती हैं, सभी जीवों की। इस बात का पता चलता है। और तीसरा बात क्या पता चलता है, क्या महत्व है उसका, कि कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। तो सभी जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से हुई है। इस बात का पता चलता है। साथ ही साथ जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी पता चलता है कि कोशिकाओं से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। और दूसरा, सभी जीवों का शरीर की उत्पत्ति भी कोशिकाओं से